हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम पेपर 2022 का। ये है विज्ञान का पेपर है और इसको आज हम पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबका मैं सोल्यूशन लिख कर लाया हूँ और इनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूं और कई सारे वीडियोस में अपलोड भी कर चुका हूं। तो मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपको प्रश्न दिया गया है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ सब ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इस तरीके से ये आपके सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन्हीं का मैं उत्तर यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये जो वायु के सापेक्ष जो है किस माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिकतम होगा, तो आपका हीरा जो है वो सबसे अधिक होगा इसका अपवर्तनांक। तो इसका राइट आंसर आपका हीरा हो जाता है, ये दूसरा वाला। फिर आपका निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो आपका जो निकट दृष्टि दोष के लिए जो आपको लेंस प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल लेंस। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष जिसकी होती है उसके लिए ये उसके निकट बन जाता है लेंस। जो आँख नेत्र का उसका लेंस होता है उसके पास बनता है प्रतिबिंब, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका रेटिना पर उसका प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं और उसको नहीं दिखाई देता है। इसलिए अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये हल्का सा जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसको फैला देता है और हमारी रेटिना पर डायरेक्ट उसकी किरणें पहुँचती हैं, जिससे कि हमें निकट दृष्टि दोष का जो समस्या होती है वो आपकी क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, इसका पहला राइट आंसर हो जाता है। फिर आपका चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे पर को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो सदैव इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। फिर आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इसके बीच सही संबंध है। तो आपका इसमें पहला जो विकल्प दिया गया है बी बराबर फाई बाई ए, ये आपका सही संबंध इसका है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं होता है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 में। तो ये आपका आगे कोई बोर्ड मतलब आपको क्लास 12 में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका बोर्ड एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको का दूसरा का नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो प्रश्न है आपका ये आपके बोर्ड एग्जाम पेपर से ही लिया गया है। यहाँ पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये इसी से लिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ क्या दिया गया है, दिया जो है वो अवतल दर्पण है सबसे पहले तो, और क्या है यहाँ पर दिया गया है कि ये जो है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष जो होता है उसका पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब है पहले तो क्या है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, उसी का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, यानी आपको प्रतिबिंब की दूरी और आपकी जो वस्तु की दूरी है दोनों दे दिया गया है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण है तो इसमें जो आपको दूरी ली जाएगी, क्योंकि ये एक ही स्थान पर बन रहा है, तो आप जानते भी होंगे कि अवतल दर्पण में जब वहाँ पर आपका ऐसा एक बिंदु होता है जहाँ पर आपका वस्तु रखी होगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो वो वक्रता केंद्र पर ही आपका जब रखा होता है आपका वस्तु, और तभी वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों दूरियां आपकी अवतल दर्पण में, आपकी जो अवतल दर्पण होता है उसमें आपकी माइनस में ली जाती हैं। चिन्ह परिपाटी में आप अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा, तो ये माइनस में ली जाती हैं। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों माइनस में ली गई, -30 सेंटीमीटर।
और फिर फोकस दूरी आपको पता करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दर्पण के सूत्र से आपको ये वाला सूत्र लगा देना है, 1/u प्लस में 1/v बराबर में 1/f। तो इसका आपको u और f का मान रख दीजिए, तो आपका यहाँ पर इसका वैल्यू पता चल जाएगा, f का वैल्यू पता चलेगा v और u का वैल्यू रखने पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जब रखेंगे तब देखेंगे 1/f बराबर 1/-30 प्लस में 1/-30। तो इस तरीके से आपका ये दोनों को जोड़ देंगे, जब -1 जुड़ के -2 हो जाएगा और बटे में 30 आपका एलसीएम लेने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका 1/f बराबर इतना आपका आ जाता है, बराबर में f बराबर में -15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका चित्र भी दिया गया है कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु इस तरीके से रखी है तो इसकी किरण एक जाएगी, सीधे चली जाएगी और बाद में वो फोकस से होती हुई वापस टकराकर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। फिर यहाँ पर आपका एक जो इसका फोकस है, मतलब इसकी जो एक प्रकाश किरण है वो आपका फोकस से जाती हुई यहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर सीधी इधर निकल जाएगी। तब यहाँ पर एक बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती हैं, जिस पर आपका ये प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका ये चित्र आरेख भी हो जाता है। फिर यहाँ पर अगला आपको प्रश्न दिया गया है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं अगर फोकस दूरी जो होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी अगर आधी है तो वक्रता केंद्र जो है वो आपके फोकस के 2 गुना होगा। तो इसी तरीके से आपको फोकस दूरी दी गई है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर f बराबर 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या c आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। फिर हम जानते हैं 2f बराबर c, तो 2f क्या है, फोकस दूरी, यहाँ पर आपको दिया गया है 40, फिर 2 गुणे 40 आप कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर आपको वक्रता त्रिज्या जो है ज्ञात हो जाता है। फिर अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न का नंबर है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रश्न है ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से ही लिया गया है 2022 का। यहाँ पर आप देखें, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा प्रश्न है। फिर उसके आगे ये आपका तीसरे का नंबर शुरू होगा, तो ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर डायरेक्ट हम उस पेपर में आपको दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो ये दिया गया है, वाहन में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वाहनों में आप जानते होंगे जो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है और ये बहुत ही मदद करता है, पीछे की चीज़ें बहुत जो बड़ा एरिया होता है वो देखने में इससे सहायता हमें मिलती है और आसानी से वाहन को सड़क पे चलाया जा सकता है। तो इसीलिए वाहनों में जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है तीसरे का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है का किरण आरेख भी बनाइए। तो इसका आपका किरण भी आरेख भी बनाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया गया है ये आप देखा करिए। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल लेंस है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जो आपका प्रतिबिंब है उसका लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। फिर आपका वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है किरण आरेख द्वारा आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका किसके बीच बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर ध्रुव और फोकस के बीच में जब बनेगा तब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका दिया गया है। फिर आगे आप देखेंगे वस्तु की दूरी जो है u आपको पूछा गया है, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिया गया। फिर लेंस सूत्र से आपको लेंस सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर अब इसका आंसर लाना है। तो 1/v माइनस में 1/u इस तरीके से आपका होता है लेंस सूत्र बराबर में 1/f। तो यहाँ पर सबका मान रख दीजिए 1/u इसी तरीके से रहेगा। और इसका अब आपको मान ज्ञात करने के लिए ये जो 1/-10 है इसको आप उधर पक्षांतरित कर देंगे तो ये माइनस में है, उधर प्लस में जाएगा
और वहाँ पर आपको माइनस ये जो इधर है उधर में ऑलरेडी है, तो इस तरीके से u को या फिर 1/u को उधर आप भेज दीजिए और 1/15 को आप इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाता है। बाद में इसके बाद इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस में 3 बटे में 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेने पर ये 30 आया है और यहाँ पर आपका 2 और माइनस में 3 आ जाता है। तो इस तरीके से -1/30 इस तरीके से आने के बाद फिर 1 बटे में u, फिर u बराबर -30 इसका आंसर हो जाता है। यानी कि आपकी जो आपकी वस्तु की दूरी है वो आपकी -30 डिग्री मतलब -30 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया है 2 ओम और 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम आप जानते हैं कौन सा क्रम, जिसमें कि सीधे सीधे आपको प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं। तो दिया है यदि संयोजन में के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको ये पूरा आपको श्रेणी दे दी गई है जिसमें आपको श्रेणी क्रम में आपको जोड़ा गया है इन प्रतिरोधों को, और इनके संयोजन में जो आपको वोल्टेज दिया गया है वो 30 वोल्ट दिया गया है और विभवांतर वोल्ट यानी विभवांतर, उसका विभवांतर का मात्रक जो है आपको वोल्ट है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो इस तरीके से इसका प्रश्न है। अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया गया ये आप देख लीजिए। दिया है आप जो प्रतिरोध दिए गए थे उनको R1 R2 R3 मान लीजिए। तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम तथा R3 बराबर 5 ओम। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कि आप सबको जोड़ दीजिए वही तुल्य प्रतिरोध आपका निकलेगा। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर R जो है R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको डायरेक्ट जोड़ देना रहता है क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो बराबर में 2 + 3 + 5 इसको जोड़ेंगे जब आपका 10 ओम। यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, ओम के नियमानुसार I बराबर V/R, V बराबर IR इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको R का वैल्यू पता चल गई है 10 ओम और V आपको दिया गया था 30 ओम। तो इसको V और R का वैल्यू आपको पुट कर देना है यहाँ पर, तब I का मान यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से 30 बटे में 10 जब आप कर देंगे तो आपका प्रतिरोध जो आपका एम्पियर है वो 3 एम्पियर यहाँ पर पता चल जाएगा। फिर 3 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर, यहाँ पर आपको 2 ओम के प्रतिरोध का विभवांतर। तो इस तरीके से आपको इन तीनों के लिए अलग अलग करके विभवांतर ज्ञात कर लेना है। तो 2 ओम के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, आपका V बराबर IR होता है। तो I क्या मिल गया है 3 एम्पियर और R क्या मिला है आपको, R जो इसका है 2 ओम है। तो यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग है, तो हर एक का अलग अलग रख करके अब हम देख लें। तो सब में I जो है तो सेम है, वो 3 से सब में गुणा कर दीजिए और फिर R जो है R सब में बदल रहा है उससे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 2 ओम है तो 2 का 3 से गुणा कर देंगे 6, फिर यहाँ पर 3 है 3 का 3 से गुणा कर देंगे तो 9 वोल्ट, फिर 3 का गुणा 5 से कर देंगे तो इसी तरीके से 15 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी आया है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न थे लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप जरूर पढ़ लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए। आप समझ करके याद करेंगे तो और अच्छा है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो आप रट डालिए इसको क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग भी लिखना है। तो आपको सबसे पहले विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए विद्युत मोटर क्या करता क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसका द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये आपका विद्युत मोटर के लिए हल्का सा इसका परिभाषा मान लीजिए तो विद्युत मोटर का है। फिर आपका इसका जो सिद्धांत है प्रिंसिपल है वो आपका है सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा वाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यहाँ पर बल युक्त लिखा है लेकिन युक्त नहीं होगा, बल युग्म होगा। बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह
बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, मतलब इसका आगे का जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। इसकी संरचना जो है, यहाँ पर इसकी संरचना इस तरीके से, मैंने इसका चित्र भी लेकर आया हूँ। तो इस तरीके से इसका चित्र दिया गया है और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसकी संरचना के लिए कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि क्या क्या इसकी संरचना में होता है। तो यहाँ पर संरचना यानी कंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। तो आपके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट जो होता है वो क्षेत्र चुंबक कहलाते हैं। ये जो आपके 2 चुंबक दिए गए हैं ये आपके क्षेत्र चुंबक हैं। और फिर आप यहाँ पर देखिए तो क्षेत्र चुंबक कौन से, N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख देना है। फिर आगे आप देखेंगे आर्मेचर यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जिसे तांबे के अचालक यानी कि आइसोलेटेड आपके इंसुलेटेड तारों की सहायता से कच्चे लोहे की करोड़ पर लपेटकर बनाया जाता है। यह चुंबक के ध्रुव के बीच घूमती रहती है। तो ये आप देख लीजिए, ये आर्मेचर है। ये आपके इस पर जो होता है कॉपर का तार लपेटा हुआ होता है और ये चुंबकों को बीच में घूमती रहती है। तो इसी से आपको पता चलेगा किधर को घूमेगी। अब हम आगे देखेंगे। फिर विभक्त वलय क्या है आपका, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर के सिरे चित्रानुसार इस अलग अलग वलयों के से जुड़े रहते हैं। तो इनमें आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इनके तार होते हैं, यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये हैं आपके, ये है विभक्त वलय। यहाँ से आप देखेंगे आधा ये इधर को बटा हुआ है और आधा ये इधर को बटा हुआ है। ये इस तार से ऐसे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर ये इस तार से कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपस में पूरा परिपथ करने के लिए दोनों को तार को जोड़ता है और यहाँ पर तार आपस में फंसे ना, इसलिए ये आपका विभक्त वलय है। तो विभक्त मतलब अलग करना होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये दोनों तारों को एक में यहाँ पर जोड़ सकता था, लेकिन एक में ना जोड़ करके अलग कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया है, जिससे कि आपका मोटर को चलने में कोई परेशानी ना हो। फिर आपको अगला दिया गया है ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां होती हैं, कौन सी, जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श कहते हैं। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रुश से आपका जो होता है धारा अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरफ से अगर धारा प्रवाहित मतलब प्रवेश कर रही है तो उस तरफ से आपका धारा बाहर वापस निकलेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। फिर तो यहाँ तक आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत और इसकी संरचना का वर्णन के बाद इसकी क्रियाविधि समझाइए एवं विद्युत का मोटर का उपयोग भी लिखना है। तो यहाँ पर इसकी क्रियाविधि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से इसकी क्रियाविधि है, बहुत ही साधारण है। बस आप एक बार पढ़ लेंगे, इसके 1 पेज क्या 2 पेज क्या 10 पेज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा बढ़ा के आपको लिखना की ज़रूरत नहीं होता है। तो साधारण सा सिंपल सा आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी क्रियाविधि देख लीजिए। इसको मैं ज़्यादा समझाने लगा तो यहाँ पर आपको वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा और जो देखना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इसका मैं, अगर आप क्रियाविधि के लिए कमेंट करेंगे तो इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसकी क्रियाविधि कैसे। यहाँ पर इसके उपयोग देख लीजिए, जल पंप में इसका उपयोग होता है, आटा चक्की में इसका उपयोग होता है और बड़ी बड़ी मशीनों और विद्युत पंखे में भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरीके से इसके उपयोग होते हैं और इसकी ये क्रियाविधि हो जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया गया है खंड खा से। खंड खा में अब आपको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान स्टार्ट हो जाता है और इसके आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको खंड खा में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 14, 7। तो आप जानते होंगे जो 7 होता है वो उदासीन होता है, ये ना खट्टा होता है ना क्षारीय होता है। तो यहाँ पर आपका जल जो होता है ना खट्टा ही होता है ना क्षारीय होता है, क्योंकि स्वादहीन रंगहीन और ये आपका जल होता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान यहाँ पर 7 हो जाता है।
तो यहाँ पर अगला आपको प्रश्न दिया गया है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है, इसमें बताना है आपको। तो जिंक, कापर और आपका गोल्ड है, फिर Hg यानी मरकरी है। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जानते होंगे सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर तत्व आते हैं वो आपको अम्ल से हाइड्रोजन हटाने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो आपका कापर और गोल्ड, Hg यानी कि मरकरी है, ये आपके हाइड्रोजन से नीचे आते हैं सक्रियता श्रेणी में, और जिंक जो है उसके ऊपर आता है। तो ये आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका जिंक हो जाता है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु जिंक है। फिर इसका अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन है, इसमें आप जानते होंगे कि मेथ पे 1 C हो तो मेथ होता है, 2 C हो तो एथ होता है, और 3 C हो तो प्रोप। तो यहाँ पर आपको प्रोपेन कहा है, एन लगा है यानी सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध द्वारा सभी संयोजकताएं इसकी पूरी हो रही होंगी। तो यहाँ पर प्रोपेन, तो यहाँ पर 3 C और एकल बंध द्वारा यानी कि 3 C के साथ आपका एकल बंध से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 C किसमें, यहाँ पर सबसे पहले 3 C देखिए, फिर इसकी जब संयोजकता पूरेंगे तो करेंगे तो यहाँ पर 8 H इसमें लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है वो आपका ये वाला सही हो जाता है। फिर यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर इनके नाम भी लिखे गए हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको 4 ये C हैं, कार्बन परमाणु हैं। तो एक C के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप, चौथे के लिए ब्यूट। तो यहाँ पर 4 आपको कार्बन दिए गए हैं। तो ब्यूट, फिर सबकी एकल बंध द्वारा संयोजकताएं पूरी हो रही हैं, तो यहाँ पर आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको इतना ध्यान रख के आप पढ़िएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है CH3COOH। तो आप जानते होंगे जो COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो यहाँ पर आपका C2 है, तो क्या हो गया, एथ हो गया। फिर आपका ओइक एसिड लगा हुआ है, ओइक एसिड, तो आपका एथेनोइक एकल बंध द्वारा संयोजकता पूरी हो रही है, तो एथेनोइक अम्ल हो जाता है आपका इसका नाम। और इसका दूसरा साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर आपको IUPAC प्रणाली का नाम लिखना था, तो यहाँ पर आपका एथेनोइक अम्ल हो जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको मेंडेलीव ने बताया था। और इसके बाद मोजले ने बताया था कि जो आपके तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर आपका मेंडेलीव का है, तो इसमें परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है। फिर इसकी व्याख्या भी करनी थी, तो इसके लिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा के लिख देते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरीके से इसका मेंडेलीव की आवर्त नियम हो जाता है, और इसकी व्याख्या भी कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरा हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी, यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको रासायनिक अभिक्रिया आधी दी गई है। CH3COOH प्लस में C2H5OH सांद्र H2SO4 है। यहाँ पर इससे क्रिया करके क्या बनेगा ये आपको अलग से लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो CH3COOH प्लस में C2H5OH, तो यहाँ पर जो OH है और इसका H है, तो यहाँ पर H2O एक लेकर यहाँ पर आपको H2O जल मिल जाएगा, और ये जो C2H5 है यहाँ पर H की जगह पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से CH3COOH नहीं, यहाँ पर अब आपका आ जाएगा C2H5 प्लस में H2O। इस तरीके से आपका ये जो रासायनिक अभिक्रिया है पूरी हो जाती है। फिर यहाँ पर सांद्र, ये जो अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 में हुई है, इसलिए ये यहाँ पर लिखा होता है। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर आगे आप बढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन है C2H5Br प्लस में KOH जली। यहाँ पर आपको इसका क्रिया जब कराएंगे तो यहाँ पर इसका भी पूरा आपको करना था, या इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर ये भी आधा समीकरण दिया गया है, पूरा समीकरण आपको लिखना है। तो इधर आप देखिए, तो ये जो है आपका ये बनाता है आपका C2H5 जो है यहाँ पर Br
ये Br और ये जो आपका है यहाँ पर क्रिया करके KBr बना लेता है पोटेशियम ब्रोमाइड, और वो यहाँ पर आपका H, यहाँ से एक H निकलेगा, O निकलेगा, H2O यहाँ पर जल बन जाएगा, फिर यहाँ पर आपका C2H4 बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एथीन। तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड जल और यहाँ पर आपका एथीन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाता है। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का नाम और मीठा सोडा का नाम लिखना है और रासायनिक सूत्र भी लिखना है। तो यहाँ पर आपको धावन सोडा का नाम दिया गया है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपका धावन सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO2 डॉट 10H2O डेकाहाइड्रेट, इसके लिए 10H2O कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका रासायनिक सूत्र ये आपका हो जाता है और धावन सोडा का नाम ये हो जाता है। फिर सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम भी कहीं अगर पूछ लिया जाता तो ये भी बता दीजिएगा, धावन सोडा होता है या फिर यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। फिर मीठा सोडा, मीठा सोडा का आपका नाम लिखना है। तो मीठा सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरीके से इसका नाम होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिए, मीठा सोडा का नाम है। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र NaHCO3, इस तरीके से इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। फिर सामान्य नाम जो है खाने का सोडा, सामान्य नाम खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आगे अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि अब इसको उदाहरण से अगर आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आप एक बार फिर से परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए जिससे कि याद हो जाए। ये रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय यानी कि आदान प्रदान द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपस में विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करके नए उत्पाद बनाते हैं, जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर आपका उदाहरण है सोडियम सल्फेट Na2SO4 तथा बेरियम क्लोराइड BaCl2 के जलीय विलयन को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट बनता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका लिखा गया है समीकरण भी, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये आपका हो जाता है सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो जाता है। फिर इस तरीके से ये आदान प्रदान करेंगे तो आप देखेंगे Na2 जो है इसके ये आपका बन जाता है Na2Cl के साथ चला जाता है और BaSO4 जो है ये आपका यहाँ पर इस तरीके से SO4 इससे लेता है और Ba इससे, दोनों मिलकर के बेरियम सल्फेट बना लेते हैं और सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको आगे दिया गया है 8वां प्रश्न, संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाना है। तो यहाँ पर आपको एक अथवा में भी मिलता है, ये आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये 8वें का जो प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न ये दिए गए हैं, 2-2 नंबर और फिर 3 नंबर का। फिर अथवा में आपको दिया गया है ये 3 प्रश्न, तो ये 3 करिए या फिर आपको ये 3 करना है। तो इनमें से कोई एक ही 3 करने हैं। तो इसमें के अगर कर रहे हैं तो पूरे इसी में के करिए, अगर इसमें के कर रहे हैं तो पूरे तीनों इसी में के करिए, दोनों में से मिला के मत करिएगा क्योंकि नंबर इससे कट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संक्षारण क्या है उदाहरण द्वारा समझाना है। तो यहाँ पर मैं लिख के लाया हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, संक्षारण जो है वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन या फिर नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती है, संक्षारण कहलाती है। यानी कि रसायनों द्वारा या फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे वो आपका तत्व जो है नष्ट हो रहा है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर देखते हैं आप जंग लगने लगता है, आपकी नमी होने से बारिश में देखते हैं लोहा अगर कोई बाहर पड़ा है उस पर जंग लग जाता है और वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो संक्षारित हो जाता है। तो यहाँ पर जंग लगना आपका इसका उदाहरण है। फिर इसके आगे भी कई सारे दिए हैं उदाहरण, वो आप पढ़ लीजिए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही उदाहरण आपको बता के आगे बढ़ना है।
फिर आपका साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपका साबुनीकरण क्या है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। यानी कि जो आपके वसा अम्ल हैं उनके ग्लिसरॉल एस्टर के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर आपका साबुन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण या फिर सोपनिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका साबुनीकरण हो जाता है। फिर आपका वसा, यहाँ पर इस तरीके से इसका जो समीकरण होता है इस तरीके से आपको लिख दिया गया है। और इसका यहाँ पर वसा प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में साबुन ग्लिसरॉल बनता है। आपको बराबर में साबुन और ग्लिसरॉल बनता है आपका वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है 11 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं और उनके समूह मतलब तथा उनके जो समूह होते हैं आवर्त सारणी के, उनको आपको परिभाषित करना है। तो समूह क्या है? ग्रुप। तत्वों की आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर कतारों को समूह कहते हैं। ये आपके जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर खड़े खड़े होते हैं आपके वो समूह होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उन्हीं को आपको आवर्त या फिर समूह मतलब आवर्त के समूह कहते हैं, मतलब कि आवर्त सारणी के समूह कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, तो आप देखे होंगे ये लाइनों की संख्या 18 होती हैं, 18 ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। तो इस तरीके से आपके आवर्त इस तरीके से समूह का हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आवर्त की तरफ। पीरियड आवर्त। तत्वों की आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। तो आपकी जो क्षैतिज कतारें होती हैं इस तरीके से इधर इधर को, वो आपकी क्षैतिज कतारें होती हैं आवर्त, इन्हें आवर्त कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। फिर आपको जो अथवा में दिया गया है, तो यहाँ पर मैं अथवा वाले भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, तो इनके भी आप प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं तीनों के जो उत्तर हैं अच्छे से मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कौन से पूछे जाएंगे ये कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे दिखाना और आपको बताना समझाना मेरा काम है, तो मैं आपको ज़रूर ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका है ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ ही एक ही समय में घटित होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आपका जो रिडॉक्स अभिक्रिया है इसमें आपका अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही साथ अभिक्रिया जब होती हैं तो उसे आपको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जिंक के साथ दूसरी जो तत्व है वो आपका ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण कहेंगे। और यहाँ पर आपका जो कॉपर सल्फेट है इसका आपका अपचयन होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर से सल्फेट आपका निकल के जिंक के साथ चला गया है, तो यहाँ पर आपका इसका ये आपका अपचयन हो गया, यानी अपचयित हो गया, ये टूट गया और ये ऑक्सीकरण हो गया, तो इसका आपका योग हो गया इसमें। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये आपका दिया गया था सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी को आपको समझाना था, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना था। तो सजातीय श्रेणी क्या है? होमोलॉगस सीरीज। जब कार्बनिक यौगिकों का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, यानी कि जब आपका कार्बनिक यौगिक कोई भी है उसका अणु सूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो, तब इन्हें अणुभार 14 के अंतर में घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो उससे जो श्रेणी का निर्माण होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी हो जाती है। फिर आपका ये मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं आपको लिखना है। तो मेंडेलिफ का आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं आपको अब यहाँ पर बताना है। तो ये आप देख लीजिए, मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने में से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, और जो आपका तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुणों के वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, उसे कुछ तत्वों की सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली है, और यहाँ पर नई तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली है, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली है। तो मेंडेलिफ की आवर्त सारणी की यही मुख्य विशेषताएं, क्या क्या उनसे हमें मिला है वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो इस तरीके से आपका जो आपका भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान है उसके सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सॉल्व करा दिया है।
अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए आपका जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको मैं सॉल्यूशन लाने वाला हूं। तो अगले वीडियो में आना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम पेपर हैं और नए नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशंस मैं लाने वाला हूं अगले वीडियोस में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक